हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपके डान के कंप्लीट एनालिसिस में, जहां पर फ्रेंड्स हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनका हम एनालिसिस करते हैं, एक डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं और आपके बेसिक जो होते हैं वो क्लियर करते हैं, ताकि आपके क्या से जितने भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो जाए। और सेकंड थिंग इज दैट कि आपकी जो एनालिटिकल अप्रोच है उसको यहाँ पर डेवलप करना पर्पज है हमारा, ठीक है, ताकि आपको एक टॉपिक को कह ले कि एक मल्टीफेरियस एंगल से जो है उसको डील कर सके, ठीक है। इस चीज को हम लाजमी डिस्कस करते हैं और ये हमारा जितना भी डान का कंप्लीट एनालिसिस है न्यूज़पेपर का, ये हमारा जो है कहते हैं फॉर द होल ईयर 2026 रहने वाला है। तो आप अपने सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए यहां से एक कॉम्प्रिहेंसिव नोटबुक अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर जितनी भी न्यू डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, चाहे पाकिस्तान अफेयर का रिलेटेड हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड हो, चाहे करंट अफेयर्स के रिलेटेड हो, ठीक है, वो हम डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो वो आप अपने पॉइंट्स जो है अपनी नोटबुक के अंदर जो है वो लिखते जाए। चाहे आप करंट अफेयर सीए पीए का पेपर के लिए अलग अलग नोटबुक बना ले, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अलग बना ले, क्योंकि 2026 जो है ना दोस्तों, यहाँ पर 2026 ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, तो इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, तो पूरा अपना एक कह ले के टॉपिक्स जो है ना वो सेग्रीगेट कर लेने और चीजों को डेली बेसिस के ऊपर ऐड करते जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है। अब चलता है, हमारे पास रहेगा इंपॉर्टेंट ओपिनियंस भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं, ठीक है, उसके बाद एडिटोरियल आर्टिकल्स भी हैं। अब यहां पर तीन चीजें मैं पहले भी बताता रहता हूं कि न्यू एस्पिरेंट्स जितने भी आ रहे हैं बता दूं कि एटलीस्ट आपको यह पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़पेपर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, वैसे तो मल्टीफेरियस टाइप्स होती है आपकी, रिव्यू आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल है, आपका रिपोर्ट आर्टिकल्स है, लेकिन अगर हम बात करें ना न्यूज़पेपर को लेकर तो यहां पर न्यूज आर्टिकल्स हम डिस्कस करते हैं। न्यूज आर्टिकल्स में क्या होता है कि जितने भी न्यू डेवलपमेंट्स हो रही होती है, पॉलिटिक्स के रिलेटेड है, चाहे इकोनॉमी के रिलेटेड है, तो वो हम यहां पर डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। उसके बाद ओपिनियन आर्टिकल क्या होता है, ओपिनियन आर्टिकल्स वो होते हैं जो बेसिकली पर्सनल एक्सपर्ट्स या राइटर्स देते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं और उसके अंदर एक बैलेंस अप्रोच हमें नजर आती है, ठीक है, क्रिटिसिज्म भी नजर आता है और वो यहाँ पर क्या करते हैं, रेमेडीज या सजेशंस भी हमें देते हुए नजर आते हैं। तो एडिटोरियल आर्टिकल आपका क्या रहेगा, जो ऑफिशियल होता है, जो आपका डान की तरफ से दिया जाता है। समझ ले कि पूरे हम एक किस्म का कह सकते हैं कि डान का जो पूरा क्रक्स हमें नजर आता है कि वहां पर कुछ टॉपिक को उठाते हैं और वो ओपिनियन देते हैं अपनी एक ऑफिशियल, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ रेमेडीज रिकमेंडेशंस भी हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आज के टॉपिक्स रहने वाले काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो टॉपिक्स जो ऐसे हैं जो अभी ऐसे के अंदर आए थे, एक तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स और सेकंड ये था कि यूथ को जो है यहाँ पर डेमोग्राफिक डिवाइडर्स के साथ आपने लेना था या डेमोग्राफिक बॉम्ब्स के साथ इसको रिलेट करना था। दो इंपॉर्टेंट थे यहाँ पर, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। देखिए, मैनेजिंग अनसर्टेनिटी बेसिकली ये कहा जा रहा है, एक तो यहाँ पर ट्रंप का 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर जो ट्रंप ने यहां पर काम किए 1 ईयर के अंदर, एक तो उनको यहां पर डिस्कस करेंगे, उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़े हैं यहां पर जो मिडिल पावर्स को लेकर है या यूरोपियन कंट्रीज को लेकर है, जिस तरह यहां पर इकोनॉमिक प्रेशर जो है यहां पर बिल्ड किया गया यूएसए की तरफ से, जिस तरह यहां पर फिर जो है बाकी कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन है या मिडिल पावर्स है, उन्होंने अपने जो है अलायंसेस बनाना शुरू कर दिए, ट्रेड एग्रीमेंट्स करना शुरू कर दिए। उसके बाद एक और चीज भी हमें देखने को मिली है, हर स्टेट यही चाह रहा है कि अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे, वो कितना आर्म्स को यहां पर जो है वो परचेज कर रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मॉडर्नाइज कर रहा है डिफेंस सिस्टम। डिफेंस पैकेट जो साइन किए गए 5 डिफेंस पैकेट इंपॉर्टेंट है जो हम यहां पर मैनेजिंग अनसर्टेनिटी के अंदर डिस्कस करने वाले, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज भी है यहां पर, जो ग्लोबल मिलिटराइजेशन इंपेरेटिव हमें जो देखने को मिल रहा है, इसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास रहेंगे ट्रांसेंडेंटल जस्टिस का मतलब होता है कि आइडियल जस्टिस। इसके अंदर एक अमर्त्य सेन जो द आइडिया ऑफ जस्टिस बुक लिखती है, जिसके अंदर ट्रांसेंडेंटल हमें जस्टिस देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक यहाँ पर जो है वो जॉन रॉल्स, जो हमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी यहाँ पर फिलोसोफर नजर आते हैं, जिनको हम यहाँ पर पढ़ते भी हैं, तो उनके थ्योरी ऑफ जस्टिस को अंडरस्टैंड करेंगे। वेल ऑफ इग्नोरेंस का बेसिकली यहाँ पर थोड़ा रेफरेंस दिया है राइटर ने, और उसके बाद ओरिजिनल पोजीशन, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। और थर्ड चीज यहाँ पर चार्ल्स डिकन्स का एक नॉवल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उसका थोड़ा सा रेफरेंस दिया गया है उसके कैरेक्टर को यहाँ पर कि किस तरह उन्होंने इनजस्टिस का सामना किया है, और बेसिकली यहाँ पर आइडियल और अचीवेबल जस्टिस क्या हो सकता है, उसके ऊपर हमारे पास ट्रांसेंडेंटल जस्टिस जो है यहाँ पर ओपिनियन रहने वाली। थर्ड नंबर पर हम देखने वाले कि जिस तरह ऐसे आया था कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड अ न्यू चैलेंज, इस चीज को देखने वाले हैं कि क्रिकेट डिप्लोमेसी,
क्या यहां पर देखने को मिले, एक तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी भी आप कह सकते हैं और दूसरा आप क्या कह सकते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी या क्राइसिस ऑफ न्यूट्रलिटी एट आईसीसी, इस चीज को देखने वाले। अब पाकिस्तान और यहां पर इंडिया के दरमियान में हमें यहां पर कॉन्फ्लिक्ट, उधर से बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहां पर T20 वर्ल्ड कप जो है आपका स्टार्ट हो रहा है, तो इसको लेकर जो है यहां पर जिस तरह जो है यहां पर कह ले कि T20 वर्ल्ड कप है या क्रिकेट डिप्लोमेसी को क्या किया जा रहा है एज ए पॉलिटिकल टूल यूज किया जा रहा है दोस्तों यहां पर, या हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स हमें देखने को मिल रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास रहेंगे चिल्ड्रन बेटरेट। चिल्ड्रन बेटरेट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट जो पास किए गए बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, केपीके, सिंध और पंजाब के अंदर अभी पेंडिंग में है अप्रूवल के लिए। तो ये जो पास किया गया इसके अंदर जो है यहां पर अभी कुछ हिंड्रेंस देखने को मिल रही है, और हिंड्रेंस जो है यहां पर ऑर्थोडॉक्स यहां पर हमें जो नजर आ रही है, यहां पर ऑर्थोडॉक्सी जो नजर आ रही है या रिलीजियस हमें यहां पर जो है कुछ नजर आ रहे हैं, तो वो थोड़ी हिंड्रेंस नजर आ रही है कि इसको जो है यहां पर खत्म किया जाए या इसकी एज के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई वो थोड़ा रद्द बदल की जाए, तो ये चीज रहेगी यहां पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है यहां पर मस्कत डायलॉग एंड द लिमिट्स ऑफ द ईरान यूएस डिप्लोमेसी। देखिए अब यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट सामने आई है यहां पर, एक तो यूएसए की रिक्वायरमेंट क्या है डायलॉग करने के लिए और ईरान की क्या रिक्वायरमेंट है, ये दोनों है आज इसको जो है फाइनल करने वाले, क्योंकि ओमान के अंदर जो आज फ्राइडे है हमारा, तो फ्राइडे वाले दिन जो है ओमान के अंदर जो है वो बेसिकली फिक्स किए गए थे कि जो निगोशिएशंस ईरान और यहां पर जो है वो यूएसए के दरमियान में होंगे, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे यहां पर जो यूथ बल्ज हमें देखने को मिला, डेमोग्राफिक डिवाइडेंस और डेमोग्राफिक बॉम्ब, दोनों में से एक चूज करना था आपने जो, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यूथ को किस तरह जो है हम इकोनॉमिक डिवाइडेंड के अंदर यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि यूथ बल्ज को किस तरह हम डेमोग्राफिक डिवाइडेंड्स के अंदर यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेमोग्राफिक डिवाइडेंड क्या होता है इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान लीड्स डिजिटल फोरम, यह इंपॉर्टेंट चीज है और यह आपका केस स्टडी इन फ्यूचर आपका पीएमएस एग्जाम कोई भी आ रहा है, चाहे केपीके बलूचिस्तान है, सिंध है, ये लाजमी नोट डाउन करिएगा कि पाकिस्तान यहां पर डिजिटल हमें कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 2020 के अंदर बनाई गई थी, डीसीओ क्या है यहां पर, डीसीओ जो बनाई गई थी ये कुवैत के अंदर हमें देखने को मिले 2020 के अंदर। अब पाकिस्तान को इसको क्या करे, इसको जो है प्रेसिडेंसी जो है यहां पर मिली है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, लीड्स डिजिटल फोरम। तो यहां पर हमें जो मिनिस्टर नजर आ रही है आईटी की शिजा फातिमा साहिबा, ठीक है, तो वो यहां पर अभी हैं, तो इनके दरमियान में यहां पर निगोशिएशंस चल रहे हैं। तो पाकिस्तान डिजिटल फोरम को यहां पर लीड करने वाला है, जिसको जो है 2020 के अंदर बनाया गया। तो ये एक केस स्टडी आपके पास इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान किस तरह डिजिटल जो हमें यहां पर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, तो पाकिस्तान भी उसके लिए रेडी है और प्रेपरेशन अपनी कर रहा है। देखा जाए तो वोकैब की हम लिस्ट लाजमी डिस्कस करते हैं, जो हम एक पूरा न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं उनको पिक करते हैं। ऑलरेडी जो है हमने जितने भी वर्ड्स यहां पर डिस्कस किए हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी हमारा जो प्रेसी का पेपर हुआ तो वो सारे वर्ड्स अब यहां पर हमें देखने को मिले दोस्तों। तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि हम अपने कोई घर से लेकर आए हैं भाई, वो यही है कि जहां से हम न्यूज़पेपर से कलेक्ट करते हैं, रिसर्च आर्टिकल से, ताकि आपके लिए जो है आसानी पैदा की जा सके। बाकी इंग्लिश हमारे कोई घर की लैंग्वेज नहीं है, सीधी सी बात है। हम ये कहना हम लेकर आए और हमारे वर्ड्स आगे, भाई नहीं, अगर हम नहीं भी देते ना यहां पर डिस्कस करते फिर भी तो आ ही जाने थे ना वर्ड्स। हम बात इतनी कर रहे हैं कि यहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर कवर कर रहे हैं, एटलीस्ट वो चीजें कवर कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के रिलेटेड है, ताकि एग्जाम के अंदर आप परफॉर्म कर सके, बस ये हमारा पर्पस, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव रहना, ठीक है, तो इस चीज को आपने पॉजिटिव लेना है। यहां पर हम देखने वाले हैं हमारे पास सबसे पहले देखा मैनेजिंग अनसर्टेनिटी, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। जो 1 ईयर हुआ है यहां पर ट्रंप साहब का, उन्होंने जो है यहां पर जो उन्होंने डेवलपमेंट्स किया और उनकी वजह से जो है यहां पर फिर जो है बाकी जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है, मिडिल पावर्स है, उन्होंने क्या अपना रास्ता इख्तियार किया, ये इंपॉर्टेंट आपकी ओपिनियन है, ओपिनियन आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप से सेकंड ईयर यहां पर रीशेपिंग ग्लोबल ऑर्डर, पहले तो क्या किया कि ट्रंप ने पहले साल तो जो है ग्लोबल पूरे ऑर्डर को तो रीशेप नहीं किया, लेकिन उसके अंदर चीजें बहुत ज्यादा इसने जहां पर अप्रूव। अब 2025 आप देखेंगे ना, तो एक तो हमें टैरिफ वॉर नजर आएगी, ट्रेड डिप्लोमेसी नजर आई यूएसए की तरफ से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि जिस तरह यहां पर ट्रंप हमें 8 सीज फायर कराते हुए नजर आए, इंडिया, पाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, कोंगो, रिवांडा, थाईलैंड, कंबोडिया, उसके बाद इथियोपिया एंड इजिप्ट के दरमियान में,
ठीक है। अब ये वो थे हमें जहां पर नजर आए 8 एग्रीमेंट होते हुए हमें यहां पर नजर आए, सीज फायर करवाई गई बेसिकली। नो डाउट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये हमें भी पता है, ये ऑलरेडी हम बड़ी डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, हमें भी पता है। लेकिन यह है कि एटलीस्ट ऑन द स्पॉट जो है पैलेस्टाइन के अंदर जो जेनोसाइड 71,000 जो है यहां पर लोग मारे गए, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो यार रिलैक्सेशन मिले ना। अब ये डेवलपमेंट हमें ट्रंप को यहां पर देखने को मिले 2025 के अंदर। जैसे ही 2026 आता है तो एकदम इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर एकदम से पूरा चेंज किया जा रहा है, नजर आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन को एक न्यू फॉर्म दी जा रही है, रीग्लोबलाइजेशन हो रही है, उसके अंदर एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ है कि मल्टीलैटरल सिस्टम को किस तरह जो है यहां पर जो है वो एक तो खत्म करने की बात की, एक तो सपोर्ट भी नजर आते हैं, लेकिन मल्टीलैटरल सिस्टम जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर हमें जो देखने को मिला उसको किस तरह चैलेंज या रिप्लेस जो है होते हुए हमें नजर आ रहा है। ठीक है, फुली रिप्लेस नहीं हुआ लेकिन रिप्लेस होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ यहां पर कि ट्रंप ने जिस तरह बोपी को साइन किया और उसके बाद जो टैरिफ वार्न किया बार बार, और जिस तरह हमें फिर जो है देखने को मिला रीजनल एक्सपेंशन देखने को मिली, रीजनल हेजमनी आप कह सकते हैं, डोमिनेंस पावर एट रीजनल लेवल आप कह सकते हैं, न्यू रिवाइवल ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म कह सकते हैं, न्यू इरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड नेशनलिज्म आप कह सकते हैं। इस तरह केस स्टडी हमारे पास क्या रहने वाले थे, वेनेजुला, और उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास जो है वेनेजुला रहेगा, और सेकंड हमारा ग्रीनलैंड रहेगा यहां पर। ठीक है, और थर्ड वन पर जो हमें बात की जा रही है कनाडा को जिस तरह यहां पर वार्न किया गया, क्यूबा को जिस तरह यहां पर वार्न किया गया, टैरिफ वार्न किया गया, ट्रेड को लेकर हम जो भी यहां पर कोई ताल्लुकात रखेगा तो उसको टैरिफ का यहां पर सामना करना पड़ेगा, भाई क्लियर किया उसने। तो ये सारे रिजल्ट्स इसके जो निकले, यहां पर एक और चीज भी है, नोबेल प्राइज वाले जो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था कि यहां पर जो है वो कह ले कि अब से जो है ना ट्रंप ने 8 जो सीज फायर करवाई है तो नोबेल प्राइज तो मिला नहीं है ट्रंप को, तो अब ट्रंप क्या है उसकी यहां पर भड़ास निकाल रहे हैं, ये चीज वो बोल रहे हैं। ठीक है, ये चीज भी ऐड कर दूं ताकि आपको। अब उससे हुआ क्या कि जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड होते हुए नजर आया, तो इन्होंने अपना रास्ता इख्तियार करना और शुरू कर दिया कि भाई अब जो है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, हम अपनी ट्रेड को यहां पर बूस्टअप करेंगे और यूएसए की जो हेजमनी है उससे हम किनारा कशी की कोशिश करते हैं। तो ये यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से हमें सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है, वन बाय वन चीजें जो है ऐड करते जाएंगे। इकोनॉमिक अडॉप्टेशन एंड न्यू पार्टनरशिप हमें यहां पर देखने को मिली। अब सारे रिजल्ट्स किसकी वजह से यहां पर, एक तो एनएसएस जो हमें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पॉलिसी नजर आती है यूएसए की। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ये सारी चीजें क्या हुआ कि एक यूरोपियन कंट्रीज और रिसेप्टिव वर्ल्ड जितने भी है रेस्ट वर्ल्ड, एक फियर यहां पर बिल्ड हो गया, इनके फियर एक पैदा हो गया यहां पर कि किस तरह जो है यहां पर तो यूनिलैटरल एक्शंस लिए जा रहे हैं, तो फिर हमारी बात कहां पर रहेगी। एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को जो है चेंज किया जा रहा है, तो पूरा का पूरा ये चीज। तो अब फिर क्या हुआ कि यहां पर डाइवर्सिफाई, फिर यूरोपीय कंट्रीज है जितने भी है, या यहां पर जितने भी कह ले के मिडिल पावर्स हैं, 15 मिडिल पावर्स का यहां पर डिस्कस किया गया है, तो वो 15 यहां पर क्या कर रही है, अपने जो रिलेशंस को जो है तकरीबन हर स्टेट के साथ अपने बिल्ड कर रही है। सबसे पहले देखेंगे डाइवर्सिफाइंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप टू मिनिमाइज वल्नरेबिलिटी टू यूएस इकोनॉमिक कोरिजन एंड कंट्रीज आर फॉर्जिंग न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड सीकिंग ऑल्टरनेटिव मार्केट्स। ठीक है, अभी मैंने जैसे क्लियर किया कि अब जितने भी है कंट्रीज है उनको एक डर या फियर पैदा हो गया कि अब हमें ऑल्टरनेटिव मार्केट्स को देखना चाहिए, ट्रेड पार्टनरशिप जो है हमें करनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो एग्जांपल हमारे सामने है यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया के दरमियान में मदर ऑफ ऑल डील्स देखने को मिलती है, जो 20 सालों से यहां पर पेंडिंग थी दोस्तों। उसके बाद जो है यहां पर यूरोपियन कंट्रीज के जिस तरह हमें यहां पर चाइना के अंदर विजिट करते हुए नजर आए, जो केयर स्टारमर यूके के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने विजिट किया। उसके बाद क्या मार्क कार्नी जो हमें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं, उन्होंने भी चाइना का विजिट किया, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले इंडिया यूएई फाइनलाइज्ड लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड ड्रिवन बाय यूएस टैरिफ थ्रेट्स। इंडिया एंड ब्रिटेन आल्सो साइंड अ सिग्निफिकेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहां पर अगर देखा जाए ब्रिटिश और इंडिया के दरमियान में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होता हुआ नजर आया। दीज एग्रीमेंट्स एम टू रिड्यूस रिलायंस ऑन द अमेरिकन मार्केट्स, ये चीज है यहां पर। अब समझ आ गई कि ये न्यू डेवलपमेंट्स है। अब हम यहां पर ये देखने वाले हैं कि एंगेजिंग चाइना के साथ कौन कौन एंगेज हो रहा है। जैसे मैं ओवरव्यू पहले भी दिया है, लेकिन आप चीजें थोड़ा डिटेल के साथ बता दूंगा। एज ए वॉशिंगटन रिकैलिब्रेट इट्स स्टांस, मैनी यूएस अलाइज न्यू चाइना एज ए प्रिडिक्टेबल इकोनॉमिक पार्टनर्स। सबसे पहले तो आप देखें कि यहां पर जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की बात की मैंने, मार्क कार्नी की बात की, जो 8 सालों के बाद जो है यहां पर विजिट किया उन्होंने। उसके बाद
जो है केयर स्टारमर, जो अभी मैंने बताया, उन्होंने भी 8 साल के बाद जो है चाइना का विजिट किया और दोनों के दरमियान में हमें यहां पर ट्रेड होते हुए नजर आ रही। सबसे बड़ी चीज यहां पर क्या थी कि टैरिफ को यहां पर बेसिकली कम करना। अब इंडिया और यहां पर जो यूरोपीय यूनियन के दरमियान में हुई ट्रेड, तो उसके अंदर बेसिकली क्या है कि पर्पस था कि टैरिफ को जितने भी कम किए जाएं और 96.6% हमें टैरिफ देखने को मिले फ्रेंड्स। तो इस तरह जो है पूरा टैरिफ जो यूएसए की तरफ से, सबसे बड़ा मसला जो है ना टैरिफ का नजर आ रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज को प्रॉब्लम हुई। यूरोपियन कंट्रीज भाई आप पता है कि जो सारे जो है ना यूरोपियन कंट्रीज कोल्ड वार एरा से लेकर जितने भी वो हमेशा यूएसए के साए के तले रहे हैं भाई। यूएसए की पावर जो है ना वो रही है और अभी तक है, नेटो के अंदर भी है और यहां पर भी अगर देखें तो। लेकिन यूरोपियन ने क्या किया भाई, हमारी ट्रेड यहां पर बंद हो जाएगी, हम कहां जो है ना वो अपना सिस्टम चलाएंगे। फिर टैरिफ की वजह से इन्होंने क्या किया कि यहां पर जो इनके पेंडिंग एग्रीमेंट्स थे, ट्रेड एग्रीमेंट से, उनको इन्होंने दोबारा जो है वो दोबारा साइन किया। जैसे इंडिया का आपके सामने 20 ईयर्स के बाद इसको साइन किया गया। उसके बाद है यूरोपियन एंड वेस्टर्न लीडर्स विजिटेड बीजिंग इंक्लूडिंग एमेनुअल मैक्रोन, केयर स्टारमर, मार्क कार्नी एंड किंग फिलिप। हमें 6 ये 4 हमें यहां पर यूरोपियन कंट्रीज के नजर से बीजिंग के अंदर विजिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है दिस विजिट लीड टू न्यू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डील्स सिग्नलिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक टाइज, ठीक है। तो यहां पर हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक टाइज देखने को मिल रहा है और किसकी वजह से मिला है, जो पीछे अभी मैंने सारा बताया यूएसए की वजह। अब इंडिया इज ग्रेजुअली नॉर्मलाइजिंग सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस विद चाइना। अब क्या कर रहा है यहां पर, अब इंडिया को पता है भाई जो आपका चाइना है वो सेकंड लार्जेस्ट आपकी इकोनॉमी और ये ग्लोबल सुपर पावर है और बनने जा रहा है, और केयर स्टारमर ने भी यही बात की। तो अब इंडिया ने क्या किया, एकदम से फॉरेन पॉलिसी चेंज की। 2025 के अंदर नरेंद्र मोदी क्या करता है, यहां पर चाइना का विजिट कर रहे हो, दोबारा रिकैलिब्रेशन होती है। हालांकि ये वही कंट्री है जो 2020 के अंदर इन दोनों के दरमियान में यहां पर हमें बाउंड्री क्लैशेस हमें दोस्तों देखने को मिला, और 2024 के अंदर दोबारा जाकर कुछ नॉर्मलाइज चीजें हुई। लेकिन अभी भी शक्सगैम वैली जो को लेकर यहां पर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसको बार बार इंडिया यहां पर चैलेंज कर रहा है कि जो 1963 के अंदर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था उसको इलीगल यहां पर करार दे रहा है इंडिया की तरफ से। तो शक्सगैम वैली के ऊपर पूरा अगर देखा जाए चाइना का कंट्रोल है, अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है वहां पर। चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बिल्ड कर रहा है शक्सगैम वैली का, क्योंकि सीपैक्स के साथ उसकी जो है कनेक्टिविटी है यहां पर, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है भाई, इंडिया अगर यहां पर चाइना के साथ अपने ताल्लुकात नहीं बढ़ाएगा तो रेयर अर्थ मिनरल्स है या चिप है, सेमीकंडक्टर्स है, कहां से रिसीव करेगा। टेक इंडस्ट्री जो है उनकी एकदम जो है ना वो कह लेना खुड्डे लाइन लग जाना, एक साइड पे लग गई है इंडिया की। भाई कहां से रिसीव कर, इंपोर्ट कहां से, कौन करता है पूरी दुनिया के अंदर आप देखा जाए, पूरा टेक अगर देखा जाए चाइना कर रहा है। तो चाइना का बंद करके बैठे हो तो कैसे होगा। तो दोबारा क्या किया कि चाइना, अब इंडिया ने पॉलिसी चेंज की रशिया के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, और उसके बाद जो है चाइना के साथ दोबारा रिकैलिब्रेशन की टोटल जो हमें चीजें यहां पर नजर आई, ठीक है। अब बात करते हैं कि ग्लोबल मिलिटराइजेशन एंड इंपेरेटिव, ये क्या चीज है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट इसके अंदर स्टैट्स है हमारे पास, उसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स है, आप इसको लाजमी नोट डाउन करिएगा, ठीक है। ग्लोबल मिलिटराइजेशन इंपेरेटिव अगर बात की जाए तो जिस तरह यहां पर स्टेट अपने डिफेंस सिस्टम को क्या कर रही है, एक तो मॉडर्नाइज कर रही है, दूसरा उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर रही है, थर्ड नंबर पर जो है आर्म्स जो है यहां पर बहुत ज्यादा वो परचेज कर रहे हैं डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सबसे पहले देखने वाले हैं न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी। अगर बात की जाए ट्रंप्स एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑन द अलाई coupled with an overarching emphasis on the protecting the Western Hemisphere have compelled several Middle Eastern, North African and Mediterranean states to pursue defense packages for collective security। अब ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। अब देखें जिस तरह हमें यूएसए का एक हेजेमोनी, एक बिहेवियर देखने को मिला कि ग्रीनलैंड के ऊपर भाई मुझे कंट्रोल चाहिए, मेरी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, तो फिर क्या होगा, यूरोपियन कंट्रीज ने कहा भाई आपका नाटो के अलायंस है, आप तो प्रिंसिपल को यहां पर वायलेट कर रहे हैं, ये चीज है। तो फिर क्या हुआ कि ये चीज जो है उनको काफी यहां पर धचका लगा कि जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज ने अपने क्या किया, यहां पर डिफेंस सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करने की बात की, और यहां पर हमें जो है वो जो यहां पर फाइटर जेट यहां पर सेल एंड परचेज किए जा रहे हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके अंदर मेडिटेरेनियन आपके स्टेट्स जारी आ गए, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज आपके सारे इसके अंदर आ गए। ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड वीकनिंग रूल बेस्ड ऑर्डर, जो आपका रूल बेस्ड ऑर्डर था उसको बिल्कुल वीक करके रख दिया और वीक हो भी रहा है। हैव एक्सेलरेटेड मिलिटराइजेशन, powerful states taking unilateral actions with a limited fear of the international accountability।
अगर देखा जाए तो अब इंटरनेशनल ग्लोबल पावर्स अगर आप यूनिलैटरल एक्शंस ले रही हैं तो बाकी फिर कहां जाएंगी, ये चीज है। अब जो है हम यहां पर थोड़ा फैक्ट एंड फिगर की बात करते हैं। रीजनल डिफेंस एग्रीमेंट की बात की जाए 2025 के अंदर ग्रीक, साइप्रस एंड इजराइल जॉइंट एक्शन प्लान जो है यहां पर 2025 के अंदर साइन किया गया दोस्तों। उसके बाद सेकंड नंबर पर है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट एक्टिवेटेड सितंबर 2025। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के जितने भी यहां पर मेंबर थे उन्होंने दोबारा यहां पर क्या किया, अपना पूरा जो है जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट यहां पर एक्टिवेट किया है सितंबर 2025 के अंदर। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट देखने को मिला। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास आएगा, फोर्थ नंबर पर है यूएई इंडिया बाइलैटरल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप लेटर ऑफ द इंटेंट। अगर देखा यूएई और इंडिया ने यहां पर डिफेंस पैकेट साइन किया। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आता है सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सोमालिया ट्रायलैटरल डिफेंस पैकेट अंडर डिस्कशन। अब यहां पर देखा जाए सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और उसके बाद आपका क्या है यहां पर सोमालिया, यह एक ट्रायलैटरल डिफेंस पैकेट साइन होने की जो है अभी डिस्कशन चल रही है। और इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया ट्रायलैटरल डिफेंस पैकेट की यहां पर बात चल रही है, इस्लामिक नेटो की जो यहां पर बात की जा रही है। तो यह देखा जाए तो किस तरह हमें जो है यहां पर ग्लोबल मिलिटराइजेशन इंपेरेटिव देखने को मिला फ्रेंड्स, ये चीज है। अब इंपोर्टेंट स्टेटमेंट्स है यहां पर, ग्लोबल मिलिटराइजेशन हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट ईयर्स मेजर्ड थ्रू फोर्स एंड मॉडर्नाइजेशन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। सबसे पहले क्या है यहां पर फोर्स एंड मॉडर्नाइजेशन डिफेंस सिस्टम के, उसके बाद मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स, आर्म्स प्रोक्योरमेंट, उसके बाद अलायंस बिल्डिंग। यहां पर जो अलायंस बिल्डिंग ये हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह अभी हम यहां पर देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यहां पर हमें सोमालिया, इंडिया और सऊदी अरेबिया, यूएई इंडिया, ठीक है, ग्रीस और साइप्रस देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद है यूरोपीय यूनियन हैज अनाउंस्ड द रेडीनेस 2030 जो इनिशिएटिव लिया, यहां पर 800 बिलियन यूरो जो है इसके लिए फिक्स किया यूरोपियन कंट्रीज ने, ठीक है। और ये 2030 फॉर द कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए बेसिकली कितने किया गया है, 800 बिलियन यूरो की बात कर रहा हूं, यूरो इन्होंने जो है फिक्स किया यहां पर। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 15 मिडिल पावर्स हैव इंक्रीज्ड देयर डिफेंस स्पेंडिंग बाय मोर देन 10%। जो देखने को मिला जब से हफरा तफरी का आलम हुआ है ना दोस्तों यहां पर, तो 15% जो है हमें यहां पर 10% लोग जो है यहां पर मिडिल पावर्स उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम को जो है यहां पर इंप्रूव करने की कोशिश की और कर भी रहे। नोटेबली सऊदी अरेबिया अगर देखा जाए, टर्की, पाकिस्तान, इंडिया डिमांड्स फॉर एडवांस्ड फाइटर जेट्स। सबसे पहले अगर देखा जाए तो चाइना J-20, J-10 दो यहां पर, चाइना J-20 और J-10 और फ्रांस राफेल। अमेरिकन फाइटर जेट 35 जो सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है हैज सर्ज्ड बाय ओवर 73% जो है यहां पर इंक्रीज हो चुका है। कौन कौन से, एक तो चाइना का J-10 J-20 राफेल हमें यहां पर फाइटर जेट, और यहां पर अमेरिकन 35 सिस्टम हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसकी 73% जो है यहां पर मांग मार्केट के अंदर बढ़ चुकी है दोस्तों। ये इंपोर्टेंट है। राइज एंड डिफेंस पैकेट एंड मॉडर्नाइजेशन, आर्म्स प्रोक्योरमेंट एंड इंटेंसिफाइंग द आर्म्स रेस आर ट्रिगरिंग सिक्योरिटी डायलेमास इन वोलेटाइल रीजन सच एज मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया। और इसके रिजल्ट्स क्या है हमारे सामने, बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान की वॉर आपके सामने है, उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर आपका मामला सारे सामने है ना, ये चीजें भी तो है ना। तो अब ये वो ही यहां पर थोड़े फैक्ट्स फिगर जो आप यहां पर 800 बिलियन डॉलर जो है यहां पर यूरोपीय यूनियन रेडीनेस 2030 के लिए जो फिक्स किया है कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए। 15 मिडिल पावर्स जो वो है जो डिफेंस सिस्टम के ऊपर 10% और बढ़ गया इनका। 73% जो है फाइटर जेट्स की डिमांड बढ़ गई है यहां पर। कौन कौन से हमने यहां पर देखे, चाइना 10 राफेल, अमेरिकन 35, उसके बाद 66 जो है यहां पर ग्लोबल, ये तो स्किप होगी चीज मुझसे, कि जिस तरह रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो एंड हो रहा है उसके पीछे एक बड़ी रीजन यह आती है यूएसएनएस 66 जो है यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन से, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ जो हमें नजर आया, तो उसकी वजह से भी जो है यहाँ पर रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो हमें एंड होता हुआ नजर आया, जिसके अंदर से अगर बोला जाए तो 31 जो है यहाँ पर यूएनओ के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे यहाँ पर यूएसए का विड्रॉ नजर आया। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है वो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो हमें एंड होता हुआ। देखिए चीजें बहुत मल्टीपल जो होती है, मुझे डिस्कस करना पड़ती है, तो देन कुछ चीजें जो है यहाँ पर जो है वो जहन से निकल जाती हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं हमारे पास ट्रांसेंडेंटल जस्टिस की बात करेंगे। देखिए ट्रांसेंडेंटल जस्टिस एक तो आपका आइडियल है या अचीवेबल है, ठीक है, दो है। अब ट्रांसेंडेंटल जो हमारे पास जस्टिस रहेगा, यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। एक तो जो यहाँ पर कहा है ना जवाहरलाल नेहरू ने, जब यहाँ पर जो कह ले के
गवर्नमेंट जो एक्ट 1935 जब यहाँ पर इन्फोर्स किया जा रहा था, तो यहाँ पर कहा था कि इज अ मशीनरी विद वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन, द पब्लिक होल्ड्स अपीलिंग ओपिनियन ऑफ द बोथ इन लॉ एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। और ये स्टेटमेंट कही गई थी बेसिकली जवाहरलाल नेहरू की तरफ से, ठीक है, जस्टिस सिस्टम के ऊपर। उसके बाद अमर्त्य सेन ने यहाँ पर बुक लिखी द आइडियाज ऑफ जस्टिस, जिसके अंदर ट्रांसेंडेंटल हमें जस्टिस देखने को मिला, जिस तरह आइडियल जस्टिस है, जो एक हमें जो अचीवेबल यहाँ पर चाहिए, जो हम कह सकते हैं कि यहाँ इम्ब्रेसिंग रियलाइजेशन फोकस्ड जस्टिस जो जरूरत है वो चीज़ है। देखिए ये एक ओवरव्यू है जस्ट मैं देने वाला हूँ, बस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा ये है कि जॉन रॉल्स की थ्योरी को मैं यहाँ पर थोड़ा ऐड कर दूं ताकि आपके वो पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है हमारे पास, थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसके अंदर दो चीजें, एक तो वेल ऑफ इग्नोरेंस और सेकंड था ओरिजिनल पोजीशन। देखिए वेल ऑफ इग्नोरेंस जो ओरिजिनल पोजीशन है, अब ये वो है कि वो लोग होने चाहिए जो इंसाफ या जस्टिस के लिए इधर लॉज बना रहे हैं, तो उनको ये ना पता हो कि हमारी पोजीशन सोसाइटी के अंदर कहां होगी, बल्कि क्या होगा कि जितना भी यहां पर एक मुनसिफाना ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल जस्टिस जो है सोसाइटी के अंदर होना चाहिए। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब होता है जिनको खुद को ही पता ना हो कि हमारी सोसाइटी के अंदर कहां जगह होगी जो यहां पर लॉज बना रहे हैं, ओरिजिनल पोजीशन उनकी कहां होगी जो यहां पर लॉज बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उनके आगे दो प्रिंसिपल आ जाते हैं जस्टिस के, ठीक है। तो टोटली अगर देखा जाए तो ये जो है वो बात यह की गई कि पूरा जो सोसाइटी के अंदर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल जस्टिस इंश्योर करवाना जरूरी है, और जिसके अंदर जितने भी लॉ मेकर्स हैं उनको भी ये चीज नहीं पता होनी चाहिए, और एक पर्दे के पीछे रहकर जो लॉज बनाने चाहिए कि उनकी पोजीशन क्या होगी सोसाइटी के अंदर। तो अमीर है, गरीब है, तमाम के लिए जो है वो यहाँ पर जो है वो जरूरी है। चीज है कि ट्रांसेंडेंटल जस्टिस क्या है, बेसिकली यहाँ पर व्हाट वुड द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द जस्टिस लुक लाइक। यहाँ पर जो आइडियल जस्टिस है, ट्रांसडेंटल जस्टिस को बेसिकली आइडियल जस्टिस आप बोल सकते हैं, फिलोसफिकल जस्टिस बोल सकते हैं। अब यह है कि कौन सी सूरत होनी चाहिए जस्टिस की, ये बात की जा रही है, किस सूरत में नजर आना चाहिए, ये चीज है। तो इट प्रायोरिटाइज आइडियल स्टैंडर्ड्स, क्या है आइडियल स्टैंडर्ड्स है, इसका मतलब है रियल। इमैक्यूलेट इंस्टीट्यूशंस, इमैक्यूलेट का मतलब होता है स्पॉटलेस, जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, है ना, साफ सुथरे। फोकसिंग हेविली ऑन मेटिकुलस प्रोसीजरल क्वेश्चंस एंड सेफगार्ड्स। पाकिस्तान कुछ जुडिकेचर हमें नजर आते हैं यहाँ पर लाजरी कि सबसे पहले प्रोसीजरल और परफेक्शन हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पर 5 to 6 क्वेश्चंस है, इतने हम अगर देखें तो हमारा एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लॉ की टर्म्स है, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा हमारे लिए। तो सीक्स टू एस्टैब्लिश एन आइडियल एंड इम्बैलेंस्ड सिस्टम, और ये ऑफन जो है क्या करता है, लीड्स रिजिडिटी एंड टेक्निकलिटी। लेकिन रियल बेस्ड क्या होना चाहिए जस्टिस, दिस प्रैग्मेटिक ऑल्टरनेटिव, विच ऑफ दीज ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जस्टिस इज प्रेफरेबल, ये चीज है कि बल्कि ये देखना चाहिए कि इंसाफ किस तरह, इंसाफ को किस तरह सही सूरत में तरजीह दी जा सकती है, इसको देखना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो it advocates the relaxing high ideals and admitting less perfection to effectively remove manifest injustice, ठीक है। Focus on the tangible outcomes and remedies, prioritizing removing existing injustice, values public faith and system over strict adherence to procedure। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है कि एक आइडियल जस्टिस और एक अचीवेबल जस्टिस क्या होता है। एक और था, यहाँ पर चार्ल्स डिकन्स का एक नावल की मैंने बात की थी, जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन, बेसिकली लिटरेचर के जितने भी उनको पता है यहाँ पर कि एक पिप है, जो एक करेक्टर है, एक बच्चा है, तो वो क्या करता है कि इनजस्टिस बर्दाश्त करता है। एक तो अपनी बहन की तरफ से करता है, बचपन से ही वो करता आ रहा है, दूसरा उसको एक स्टेला वुमेन करेक्टर है, उससे भी ह्यूमिलेट होना पड़ता है उसको, ठीक है। तो वो भी उन्होंने थोड़ा सा एज ए रेफरेंस देने के लिए जो है ऐड किया यहाँ पर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने बता दिया कि ये चीज़ है, क्योंकि जॉन रॉल्स की थ्योरी डिस्कस हो रही थी, तो देन मैंने बोला या चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट फिलोसफर है हमारा CSS का। तो क्राइसिस ऑफ न्यूट्रलिटी यहाँ पर देखने वाले हैं कि एक तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सबसे पहले देखें यहाँ पर क्रिकेट डिप्लोमेसी में इंडो पाकिस्तान स्टैंड ऑफ की बात की जाए तो यह कोई न्यू स्टोरी नहीं है। पाकिस्तान अगर अभी बाइकआउट किया ना T20 वर्ल्ड कप में, तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो क्रिकेट डिप्लोमेसी को एज ए पॉलिटिकल टूल जो बनाया गया वो इंडिया की तरफ से बनाया गया। तो यह चीज यहां पर देखने को मिल रही है। ऑन द T20 वर्ल्ड कप हैज हाईलाइटेड द लॉन्ग स्टैंडिंग जियोपॉलिटिकल राइवलरी, पाकिस्तान's decision to boycott group match against India underscores complex intersection of sports and international relations.
This move, though seemingly detrimental in cricketing terms, serves as a powerful statement and broader narrative, economic and political maneuvering. ये चीज है। अब देखें, अब यहां पर देखें इंडिया डोमिनेंस एंड जस्टिफिकेशन, इस चीज को यहां पर देखने वाले। सबसे पहले देखें 2008 के बाद क्या हुआ था। इंडिया टीम्स हैव अवॉइडेड प्लेइंग इन पाकिस्तान इनिशियली साइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न। सबसे पहले इंडिया के पास ये था कि क्रिकेट किस तरह पॉलिटिसाइज किया गया कि भाई पाकिस्तान के अंदर ना सिक्योरिटी चैलेंजेस है, तो इसलिए जो है हम पाकिस्तान के अंदर मैच नहीं खेलेंगे। और ये कब से हो रहा है, 2008 के बाद जो है यहाँ पर जो है वो इंडिया दोबारा मैच खेलने के लिए नहीं आया। उसके बाद 2009 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर अगर देखा जाए 19 टाइम्स एट इंडिया, और 2009 के बाद अगर देखा जाए तो 19 मरतबा 19 टाइम जो है वो पाकिस्तान जो है इंडिया के अंदर जाकर खेल चुका है। हालांकि यहाँ पर जो लास्ट टाइम 2023 के अंदर ट्रॉफी हुई थी यहाँ पर, उस वक्त भी जो है पाकिस्तान जो है उधर खेलने गया था। लेकिन वाइल इंडिया स्टांस शिफ्टेड टू एक्वायरिंग गवर्नमेंट परमिशन, अब जो है पूरा जो है यहाँ पर अंडर गवर्नमेंट का काम चला गया कि गवर्नमेंट हमें कहेगी तो हम जो है यहां पर जाएंगे खेलने के लिए, अदरवाइज नहीं। पहले उनके पास क्या था, यहां पर सिक्योरिटी कंसर्न है, दोबारा क्या है जी, गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही हमें, ये चीज है। तो ये पॉलिटिसाइज यहां पर हमें देखने को मिल रहा है जिस तरह किया जा रहा है क्रिकेट को। इंडिया सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पावर्स, वास्ट ऑडियंस एंड लॉबिंग एफर्ट्स। अब यहाँ पर स्पॉन्सरशिप है, चाहे इकोनॉमिक पावर है, ऑडियंस है और लॉबियंस है, ये पूरा जो है क्रिकेट बोर्ड के ऊपर उनकी एक हेजमनी हमें देखने को मिलती है। अलाउड टू डोमिनेट वर्ल्ड क्रिकेट इफेक्टिवली। उसके बाद हमारे पास आएगा दिस इन्फ्लुएंस लीड टू द सिनेरियोज लाइक इंडिया प्लेइंग ऑल इट्स चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस इन दुबई एंड इवन पाकिस्तान होस्टेड इन द टूर्नामेंट। अब लास्ट ईयर 25 के अंदर जब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने यहां पर करवाई तो सारे मैचेस यहां पर हुए, रावलपिंडी, कराची, यहां पर लाहौर के अंदर हुए। लेकिन जितने इंडिया के जो मैचेस थे वो सारे कहां खेले गए, बेसिकली दुबई। तो पाकिस्तान फिर जो है इंडिया ने यहां पर जो है वो पाकिस्तान में आने से इनकार किया, तो फिर जो है यहां पर हमें पॉलिटिसाइजेशन देखने को मिलती है यहां पर दोस्तों, ठीक है। तो फिर पाकिस्तान ने भी इनकार किया। तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिस्पांस, रिसेंट पॉलिटिकल शिफ्ट इन बांग्लादेश एंड फॉल आउट ऑपरेशन संदूर हैव इम्बोल्डेंड पाकिस्तान पोजीशन। अभी आपको पता ही है कि जो अभी वॉर हुई है 2025 के अंदर दोनों के दरमियान में, तो यहां पर उनको काफी निदामत का सामना करना पड़ा, तो जिसकी वजह से जो है फिर जो है यहां पर उनको ये चीज हजम नहीं है। तो फिर क्या हुआ यहां पर कि बांग्लादेश के साथ ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है शेख हसीना वाजिद को लेकर 2024 के अंदर, जो यहां पर गवर्नमेंट को टॉपल किया गया। तो फिर क्या हुआ कि वो शेख हसीना वाजिद अभी कहां बैठे हुए, इंडिया में बैठी हुई। तो अब इंडिया और यहां पर बांग्लादेश के जो मामला है वो काफी डिसफंक्शन चल रहा है, और इस वक्त जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो काफी कोर्डियल हमें नजर आते हैं। तो अब क्या रहा कि जो पाकिस्तान ने स्टांस लिया है, जो बाइकआउट किया कि हम इंडिया के अंदर जाकर नहीं खेलेंगे, तो एक शहबाज शरीफ की तरफ से हमें यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो है हम कह ले के बांग्लादेश के साथ है, उन्होंने उनके साथ जो है उनकी वजह से हमने क्या किया यहाँ पर बाइकआउट किया। और बांग्लादेश ने कहा कि मेरे जितने भी मैचेस है वो कहां पर शिफ्ट किया जाए, बेसिकली जो है वो श्रीलंका के अंदर किया जाए। अब चैंपियन जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका ये दोनों बेसिकली यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए डिसीजन प्लेस वर्ल्ड कप बट बाइकआउट द ग्रुप मैच मेक क्लियर पॉइंट विदाउट नेसेसरीली। उसके बाद टूर्नामेंट प्रोग्रेशन, दिस मूव deprives the Indian public of the highly anticipated spectacle and impacts significant television रेवेन्यू। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनको बहुत सारा लास्ट टाइम भी जो है 8 मिलियन के करीब जो है यहाँ पर व्यूअरशिप देखने को मिली, फिर यहाँ पर 500 to 600 तक जो है व्यूअरशिप देखने को मिली। तो देखा जाए तो जिस तरह यहाँ पर पॉलिटिसाइज किया जा रहा है क्रिकेट को, हालांकि पाकिस्तान 2008 के बाद जो है 9 के बाद जो है 19 मरतबा जो है पाकिस्तान इंडिया के अंदर जाकर मैच खेल चुका है। लेकिन इंडिया पहले क्या करता था, सिक्योरिटी कंसर्न थे, अब कह रहा है पॉलिटिकल प्रेशर है। तो अब क्या किया जा रहा है, तो पॉलिटिकल प्रेशर में गवर्नमेंट की तरफ से जो है प्रेशर है कि आपने यहां पर मैच नहीं खेलना। तो जिस तरह यहां पर ट्रंप हमें नजर आए थे ना, ट्रंप कहता है कि यहां पर जो विक्ट्री है वो नेशनल स्ट्रेंथ और वीकनेस को शो करती है, ठीक है। अगर आप विक्ट्री है तो नेशनल स्ट्रेंथ है, अगर आप हार जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको फिर क्या होता है, यहां पर जो है वो वीकनेस शो होती है। तो ये चीज हमें नजर आती है कि किस तरह पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जो है वो कह ले के स्पोर्ट्स हमें देखने को फ्रेंड्स यहां पर मिल रहे हैं। अब एक और चीज भी है ना, एक इंप्लीकेशन बियॉन्ड द बाउंड्रीज की बात की जाए, आईसीसी काउंटेबिलिटी की बात करें, न्यूट्रलिटी इज क्वेश्चंस परसीव्ड माउथ पीसेस फॉर इंडिया एंड अदर क्रिकेटिंग नेशंस आर अस टू डिमांड अकाउंटेबिलिटी। अब जितने भी और हैं, हालांकि इंडिया की तरफ से ही जो है वो लोग कह रहे हैं कि
क्रिटिसाइज कर रहे हैं पूरे बोर्ड को भी, इंडिया बोर्ड को भी, क्रिकेट बोर्ड को भी और गवर्नमेंट को भी कर रहे हैं कि इनको ये नहीं करना चाहिए था। उसके बाद रीजनल टेंशन की बात करें तो ऑलरेडी जो आपको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान के साथ भी चल रहा है। इकोनॉमिक लिवरेज की बात की जाए तो पाकिस्तान नेशन हाईलाइटेड पोटेंशियल फॉर द क्रिकेट नेशंस टू चैलेंज द इकोनॉमिक लिवरेज ऑफ द लार्जर वन। तो ये भी देखा जाए तो पाकिस्तान अगर यहाँ पर बाइकआउट कर भी रहा तो कुछ ग्रुप के अंदर से पॉइंट की कमी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यह है कि पाकिस्तान का स्टांस अगर देखा जाए तो ये नहीं था कि जिस तरह यहाँ पर क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है सलमान आगा, उन्होंने भी कहा कि भाई अगर आगे सेमीफाइनल में या फाइनल में अगर हम जाते हैं और इंडिया के साथ अगर मैच होता था, हम भी सारा जो है यहाँ पर किसके हाथ में देंगे, गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी हम उसी को फॉलो करेंगे। जिस तरह जो है अभी इंडिया के अंदर किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो बोलेगी हम वही करेंगे, ये चीज है। तो ये इस तरह जो है यहाँ पर क्रिकेट को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, क्रिकेट डिप्लोमेसी को। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास रहने वाले चिल्ड्रन बेड ट्रेड, इसके अंदर चाइल्ड मैरिज एक्ट को बेसिकली डिस्कशन करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, इसके अंदर हिंड्रेंस क्या है वो देखने वाले हैं। अंडरपिनिंग प्रोग्रेस की अगर बात की जाए, डिस्पाइट प्रीवियस रूलिंग अफर्मिंग द लीगलिटी ऑफ द सेटिंग मिनिमम एज मैरिज एज एंड रिलीजियस लीडर्स आर नाउ थ्रेटनिंग टू द डिफाई child marriage restraint laws and Maulana Fazlur Rahman has vowed to facilitate marriage of the minors at 10, 12 and 15 and 16। तो ये आपके पास है कि जिस तरह हमें यहाँ पर ऑर्थोडॉक्सी एज ए हिंड्रेंस नजर आ रही है चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर, ये चीज है। अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, केपीके और सिंध ऑलरेडी चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है यहाँ पर पास कर चुके हैं। तो अगर ये पूरा देखा जाए ना, ओपिनियन हमारे पास जो रहने वाली है, ये इसके फैक्ट्स एंड फिगर काफी इंपॉर्टेंट है, वो नोट डाउन करिएगा। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ ऑन मिलियंस अगर बोला जाए तो 102 मिलियन यहाँ पर हमें चिल्ड्रन देखने को, 112 मिलियन सॉरी यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है। दिस डेलिब्रेट चैलेंज endangered the lives and well-being of the over 112 यहाँ पर 112 मिलियन चिल्ड्रन है, जिसमें से अगर देखा जाए मोर देन 40% ऑफ द पॉपुलेशन आर अंडर 18 यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिसमें से अगर देखा जाए तो 40% कितने हमारे जो अंडर 18 है। और उसके बाद चैलेंज क्या है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पर हमें ये चैलेंज देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है की चैलेंजेस फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन की अगर बात की जाए तो आपको पता है पहले तो कितने थे, यहाँ पर हमें फिगर देखने को मिल रहा था 22.5 मिलियन जो है देखने को मिल रहा है। अब कितने हो गए यहाँ पर, फिर यहाँ पर हो गए थे 25 मिलियन। अब कितने हमारे पास 26 मिलियन जो है आउट ऑफ स्कूल है, जिसके अंदर अगर देखा जाए 38% ऑफ द स्कूल एज आउट ऑफ द स्कूल, जिसमें 38% क्या है आउट ऑफ द स्कूल है और 52% वो है जो ड्रॉप आउट है। तो ये हमें अर्ली मैरिज सिग्निफिकेंट, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात की जाए तो 18.3% ऑफ द गर्ल्स आर मैरी बिफोर 18 ईयर्स, है ना। 18 साल से पहले जो शादी होने वाली यहाँ पर नजर आ रही है वो 18.3 मतलब 18.3% हमें देखने को मिल रही है। और उनमें से अगर देखा जाए यहाँ पर नेक्स्ट जो है 3.6% बिफोर 15 और उनमें से 3.5% या आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 4% या 3.6% जो कितनी एज है उनकी 15 ईयर उनकी एज नजर आती है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें अर्ली प्रेगनेंसी लीड्स टू कॉम्प्लिकेशंस, इसमें देखा जाए 56.6% ऑफ द यंग मदर्स आर एनेमिक एंड देयर चिल्ड्रन फेस हाई रेट्स ऑफ द स्टंटिंग 40% एंड वेस्टिंग 17.7%। तो ये तो फिर बहुत ही जो है ना वो कह ले कि एक बड़ा ही मसला है ये कि यहाँ पर जिस तरह हेल्थ इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह हमें यहाँ पर कह ले कि एक मेल हमें यहाँ पर जो है वो न्यूट्रिशन देखने को मिल रही है, तो ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पूरा हेल्थ सिस्टम जो है यहाँ पर स्ट्रांग होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, अब 2022 वाले फ्लड के अंदर भी ये ऐसा हुआ। ठीक है, ऑलरेडी अगर मार्जिनलाइज्ड एरिया में देखा जाए तो हेल्थ इश्यूज को लेकर काफी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद लीगल सेफगार्ड की बात की जाए तो ऑलरेडी मैंने बताया सिंध, बलूचिस्तान, आईसीटी जो हमारा इस्लामाबाद रहेगा हैव सेट मिनिमम एज जो है वो 18 साल यहाँ पर एक्ट पास किया गया है। ठीक है, लेकिन पंजाब के अंदर अभी बिल जो है वेटिंग में है अप्रूवल के लिए, लेकिन अभी तक साइन नहीं किया गया। रिलीजियस लीडर्स आर अटेम्प्टिंग टू रिवर्स दिस क्रिटिकल प्रोग्रेस। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए हिंड्रेंस हमें जो देखने को मिल रही है तो वो ज्यादा हमें रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी हमें देखने को मिल रही है, जो बार बार इस चीज को यहाँ पर जो है वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं कि इसको दोबारा रिवर्स किया जाना चाहिए।
अब सबसे ज्यादा जो अभी हम यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो टोटली इन शॉर्ट अगर देखा जाए ना तो चाइल्ड मैरिज एक्ट को लेकर जो है वो काफी अभी इश्यू चल रहे हैं यहाँ पर, उसकी वजह से फिर हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर क्रिएट होते हैं, है ना। तो ये काफी प्रॉब्लम्स है। तो अब बात करेंगे हम यहाँ पर मस्कत डायलॉग्स एंड लिमिट्स ऑफ द ईरान यूएस डिप्लोमेसी, इस चीज को देखने वाले। अब सीधी बात करते हैं यहाँ पर के जो अभी डेवलपमेंट हो रही है, बाकी तो आपको सारा सिनेरियो पता ही है, लेकिन यहाँ पर जो है पहले इस्तांबुल के अंदर बात की गई थी, हम यहाँ पर मुज़ाकरत करेंगे, ठीक है। अब जो बात की गई ओमान के अंदर, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, जो सॉरी डिमांड्स क्या है यूएसए की तरफ से यहाँ पर, वॉशिंगटन इनिशियली सॉट टू ब्रॉडन द एजेंडा टू इंक्लूड बैलिस्टिक मिसाइल्स, रीजनल प्रॉक्सीज एंड इंटरनल गवर्नेंस बियॉन्ड न्यूक्लियर इश्यूज। तीन चीजें हैं यहाँ पर जो यूएसए की तरफ से डिमांड है, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल है, सेकंड बार रीजनल प्रॉक्सीज है। रीजनल प्रॉक्सीज किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली वो हौदीज की बात कर रहे हैं, उसके बाद हमास की, हिजबुल्लाह की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो। इंटरनल गवर्नेंस है, यूएस ऑफिशियल assumed that Iran was the weakened by Iran and domestic unrest and economic strain expecting concession, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑलरेडी जो है वो यूएसए कह रहा है कि ईरान जो है वो इंटरनली काफी जो है वो कह ले के सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है या उसको सामना करना पड़ रहा है। दिस असेसमेंट प्रूव्ड मिसप्लेस्ड एंड ईरान रिफ्यूज टू बेंड अंडर द प्रेशर एंड हार्डनिंग इट्स नेगोशिएशन पोजीशन। लेकिन यहाँ पर ईरान ने बिल्कुल ओपनली कहा है कि हम यहाँ पर जो है वो कह ले के बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानेंगे, यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल है या जो भी आप न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं तो हम उस एजेंडे को यहाँ पर इंक्लूड करने वाले नहीं है। हालांकि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर जो है कुछ यहाँ पर आमादगी जाहिर की गई है ईरान की तरफ से, लेकिन अब ये डेवलपमेंट्स होती हैं, निगोशिएशंस होते हैं, देन हमें पता चलेगा भी ओरिजिनल चीज यहाँ पर क्या है जो सही। अब रियल अगर देखा जाए तो ईरान फर्म स्टांस रेड लाइंस, ईरान अनसिस्टर टॉक्स रिमेन इनडायरेक्ट लिमिटेड टू इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हेल्ड ओमान, टर्की एंड यूएस वांटेड। Tehran views broader discussions and attempt to extract concessions, consider ballistic missiles and regional alliances vital for the national deterrence. Iran officials approach negotiations as a tactical move in a long rivalry, not a end point preparing for the potential stalls or collapse. वो ईरान भाई कहता है कि हम हर चीज़ के लिए रेडी हैं, अगर आप यहाँ पर निगोशिएशन होते हैं सही, नहीं होते हैं फिर भी हम यहाँ पर रेडी हैं हर चीज़ का जवाब देने के लिए। तो अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर तीन चीज़ें ये नजर आती है। यूएसए भाई चाहता है कि एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को यहाँ पर रोका जाए, जितने भी आपके मिलिटेंट्स यहाँ पर ग्रुप्स हैं या प्रॉक्सीज है रीजनल लेवल के ऊपर उनको आप फंडिंग नहीं करेंगे, जो मेन ईरान की यहाँ पर पावर नजर आती है वो चीज यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। अब डायनामिक्स इन्फ्लुएंस यार इसकी बात नहीं करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी इसके बहुत सारे डिस्कशन है, कोई सोल्यूशन निकलेगा देन इसको लेकर डिस्कशन करने वाले। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास रहेगा, ये आप नोट डाउन लाजमी करिएगा। जो हमारे पास रहने वाले हैं कि पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान में जो हमें यहाँ पर कंट्री पार्टनरशिप जो है यहाँ पर फ्रेमवर्क देखने को मिलता है, ठीक है। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो देखने को मिलता है इस चीज को हम यहां पर ऐड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो पाकिस्तान जॉब्स क्रिएशन, जो अजय बंगा है प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने कहा है कि यहां पर 30 मिलियन जो है यहाँ पर नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो है वो पाकिस्तान को यहाँ पर जॉब क्रिएट करना पड़ेंगे। और डॉक्टर्स जो है पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, ये वो भी जो है बड़े डॉक्टर्स हमें जो देखने को मिल रहे हैं तो वो यहाँ पर लेफ्ट कर चुके पाकिस्तान को। तो ये पाकिस्तान के लिए स्किल्ड लेबर का जो है यहाँ पर कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो काफी अच्छी चीजें भी कही है, ये चीज भी है। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बंगा एम्फेसाइज्ड द क्रिटिकल नीड फॉर पाकिस्तान टू जनरेट 2.5 to 3 मिलियन जो है यहाँ पर जॉब एनुअली ओवर द नेक्स्ट डेकेड्स। दिस इज द क्रूशियल टू हार्नेस इट्स सिग्निफिकेंट यूथ पॉपुलेशन एंड अवॉइड पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी। यहाँ पर एक और चीज हमने डिस्कस की थी, डेमोग्राफिक डिवाइडेंस की बात की थी। देखिए डेमोग्राफिक डिवाइडेंस उसको बोला जाता है जब आपके खाने वाले कम और कमाने वाले ज्यादा हो जाए, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट फिगर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 15 to 59 ईयर तक एज वाले लोग पाकिस्तान के अंदर ज्यादा है। तो यहाँ पर जो है इसको डेमोग्राफिक डिवाइडेंस के अंदर चेंज करना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए, जितने भी यूथ बल है काम करने वाली, और इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पर इंश्योर करवाया जाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी और ये यहाँ पर इसको डिवाइडेड कह ले या डेमोग्राफिक डिवाइडेंड के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है कि ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए यूथ के लिए। तो देन जो है इसको क्या किया जा सकता है, यहाँ पर डेमोग्राफिक डिवाइडर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसका बहुत सारा फायदा है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर इकोनॉमिक
ग्रोथ होती है। आप ये भी कहते हैं कि सोशो इकोनॉमिक यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आ सकती है डेमोग्राफिक डिवाइडेंड्स की वजह से। तो ये कहा गया है कि पूरा यूथ को क्या करना चाहिए, जितना भी यूथ बल्ज है उसको कन्वर्ट करना चाहिए किसमें, इकोनॉमिक डिवाइडेंड्स के अंदर यहाँ पर, ठीक है, ये चीज है। जनरेशनल चैलेंज की बात की जाए, फेलियर्स क्रिएट 25 to 30 मिलियन जॉब्स को लीड टू इनलीगल माइग्रेशन एंड डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी। ये अजय बंगा के यहाँ पर जो है रिमार्क्स हैं, इसको लाजमी, ये रूटर यहाँ पर न्यूज है जो आपको भी पता है, उनको यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर न्यूज कॉन्फ्रेंस की, यहाँ पर ब्रीफिंग दी यहाँ पर, सॉरी, तो वहां पर इन्होंने बोला कि ये जो है करना चाहिए पाकिस्तान को। तो इलीगल माइग्रेशन हो सकती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इज बाइंडिंग कंस्ट्रेंट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ रादर देन सेकेंडरी पॉलिसी गोल। तो यहाँ पर जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्या कर सकती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 4000 डॉक्टर्स आर इमिग्रेटेड इन 2025 का, हाईलाइटिंग द एक्सोडस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स ड्यू टू वीक प्रॉस्पेक्ट्स। वर्ल्ड बैंक स्ट्रेटेजिक विजन की बात की जाए, जब वर्ल्ड बैंक 10 इयर्स कंट्री पार्टनरशिप यहाँ पर साइन की, जो $4 बिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। हाफ ऑफ दिस फाइनेंसिंग इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स ऑपरेशंस रिफ्लेक्टिंग पाकिस्तान लिमिटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैपेसिटी एंड बंगा स्टेट्स दैट जॉब क्रिएशन इज द नॉर्थ स्टार एंड फॉर द बैंक्स एंगेजमेंट इन पाकिस्तान। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। तो जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से अगर जॉब क्रिएशन नहीं हो रही तो फिर यहाँ पर डेमोग्राफिक डिवाइडेंड्स के अंदर एक तो कन्वर्ट नहीं कर सकते आप यूथ बल्ज को, दूसरा यहाँ पर ब्रेन ड्रेन जो बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, आपके डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो यहाँ पर लेफ्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, है ना। तो यहाँ पर एक ही चीज है कि जब बंगा कहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान को जॉब क्रिएशन करना पड़ेंगे और ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ है पाकिस्तान की। अगर यहाँ पर नहीं करते तो इलीगल माइग्रेशन देखने को मिल सकती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है पाकिस्तान के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर दोस्तों। और एक और भी चीज यहाँ पर ऐड की गई, तो जिस तरह यहाँ पर फ्रीलांसिंग पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है और ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान के अंदर स्किल्ड लेबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो पाकिस्तान को इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए और इस चीज से जो है यहाँ पर क्या करना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान के दरमियान में यहाँ पर कंट्री यहाँ पर पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो देखने को मिल रहा है, ये 10 ईयर्स तक हमें देखने को मिल रहा है। तो बाकी वही चीजें जो हम यहाँ पर ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर डिजिटल फोरम जो बनाया गया है 2020 के अंदर, तो पाकिस्तान इसको जो है इसकी प्रेसिडेंसी पाकिस्तान के पास है, इसको लीड करने जा रहा है। तो पाकिस्तान लीड्स डिजिटल फोरम, पाकिस्तान टेक्स ऑफ द डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पर बेसिकली जो कब बनाई गई, यहाँ पर इसका 5th जनरल असेंबली हमें यहाँ पर नजर आ रही कुवैत के अंदर, और ये 2020 के अंदर बेसिकली जो है वो डीसीओ को बनाया गया, डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड नवंबर 2020। डीसीओ इज द वर्ल्ड फर्स्ट स्टैंड अलोन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द डिजिटल इकोनॉमी। और इसका जो पर्पज रहेगा ना, डिजिटल कॉर्पोरेशन अगर बात की जाए ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे हम बात कर रहे थे ना नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात की हमने रिसेंटली, अभी कल हमारा जो ओपिनियन रही थी उसके अंदर हमने बात की थी, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी के लिए जो है ये कह लेके डिजिटल फोरम जो डीसीओ बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल कॉर्पोरेशन फोरम दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान डिजिटल विजन की बात की जाए, अंडर पाकिस्तान लीडरशिप डीसीओ विल चैंपियन जॉइंट ग्लोबल एफर्ट्स इन डिजिटल कॉर्पोरेशन। सबसे पहले इसका क्या काम रहेगा, इस चीज को मैं यहां पर बताना चाहूंगा। एक तो यहां पर डिजिटल कॉर्पोरेशन रहेगा, दूसरा यहां पर साइबर सिक्योरिटी जो पाकिस्तान को लेकर यहां पर अभी ऐसे का अंदर आया था, उसके बाद डिजिटल इंक्लूजन की बात है, और 4th नंबर पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डीसीओ यहां पर 4 चीजों के ऊपर फोकस रहेगा, एक तो यहां पर डिजिटल कॉर्पोरेशन, साइबर सिक्योरिटी, देन आपका डिजिटल इंक्लूजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 4 चीजें हैं। द एम इज टू इंश्योर बेनिफिट्स ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन रीच youth, women and all members countries, opening new avenues for international collaboration and advanced technology। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान किस तरह जो है डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए जो है यहाँ पर रेडी है। तो ये चीज आप लाजमी ऐड करेंगे। ये हमारे पास डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो आपका नवंबर 2020 के अंदर बनाएगी, और ये 5th जनरल असेंबली हुई जिसके अंदर पाकिस्तान इसको हेड कर रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका फोकस क्या है, एक तो डिजिटल कॉर्पोरेशन है, साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल इंक्लूजन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लाजमी इसको नोट डाउन करिएगा। फ्रिवलेस का मतलब होता है यहाँ पर लैकिंग सीरियस और इंपॉर्टेंस, गैर संजीदा कह सकते हैं आप, फजूल को कह सकते हैं, ठीक है, ट्रिवियल या सिली को आप कह सकते हैं। यहाँ पर इमैक्यूलेट का मतलब होता है परफेक्टली क्लीन और फ्लॉलेस,
जिसके अंदर कोई यहाँ पर दाग ना हो, बिल्कुल स्पॉटलेस आप कह सकते हैं। प्रिस्टन, प्रिस्टन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपका ऑलरेडी पीपीएससी के वन पेपर में आ चुका है। कैप्रीशियस जो होता है चेंजिंग मूड और बिहेवियर सडनली, गैर मुस्तकिल मिजाज, एकदम से मिजाज चेंज हो जाना। फिक्कल, एरेटिक, फिक्कल और एरेटिक दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आपके, ठीक है। उसके बाद है वैक्सेशियस का मतलब होता है यहाँ पर कॉजिंग इनॉयंस या डिस्ट्रेस कह सकते हैं, परेशान कुन, अजियत कह सकते हैं, इरिटेटिंग कह सकते हैं, ट्रबल सम आप कह सकते हैं। वैक्सेशियस से आपका इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा कैप्रीशियस, इमैक्युलेट, फ्रिवलेस, लक्रेटिव ऑलरेडी आपको पता है कि प्रॉफिट को बोला जाता है, ठीक है, प्रॉफिटेबल बोल सकते हैं, गेनफुल, ठीक है। असल्टेनमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द कंफर्म, तस्दीक करना या तयन करना, डिटर्मिनेशन या वेरिफिकेशन करना। कोरोलरी का मतलब होता है यहाँ पर डायरेक्ट और नेचुरल रिजल्ट, लाजमी नतीजा खैज आप बोल सकते हैं, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज या आउटकम आप बोल सकते हैं, कोरोलरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो रहने वाला है दोस्तों कन्वल्शन। कन्वल्शन का मतलब क्या होता है, इस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। कन्वल्शन का मतलब होता है वायलेंट शेकिंग और सडन डिस्टर्बिंग, शदीद झटका लगना या हंगामा हो जाना, ठीक है, स्पैजम या आप बोल सकते हैं। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है, एसेंशियल, वाइटली बहुत ज्यादा लाजमी को बोला जाता है इंडिस्पेंसिबल। पोस्टुलेट का मतलब होता है टू अज्यूम और सजेस्ट ऑफ बेसिस, ठीक है, मफरूजा कायम करना, ठीक है, अज्यूम करना, प्रपोज करना, ठीक है। उसके बाद है डिफंक्ट, डिफंक्ट इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा आपके पास, ठीक है, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और फंक्शनिंग, ठीक है, गैर फाल या ऑब्सलीट या कह सकते हैं आप, ठीक है, कोई लंबे अरसे तक ना रहना, खत्मशुदा या आप कह सकते हैं। एक्सपल्जन ऑलरेडी आपको पता है द एक्ट ऑफ फोर्सिंग आउट, बाहर निकाल देना, अखराज है, एजेक्शन है या रिमूवल है। इम्बोल्डेंट का मतलब होता है मेड मोर कॉन्फिडेंट और बोल्ड, दिलेर बनाना, ज्यादा और ज्यादा जो है इनकरेज करना। उसके बाद है क्लटर, क्लटर का मतलब होता है मैसी कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है, बहुत सारी चीजों को या बिखरा हुआ सामान, क्या करना, बद नजमी कह सकते हैं आप यहाँ पर, बद नजमी कह सकते हैं, मैस या डिसऑर्डर कह सकते हैं। उसके बाद आपका पैटी इगोइज्म, पैटी इगोइज्म क्या क्या मतलब होता है, बेसिकली सेल्फ सेंटर्डनेस होना, यहाँ पर सेंटर्डनेस होना ओवर स्मॉल मैटर्स, ठीक है, मामूली खुदगर्जी या सेल्फिशनेस या नार्सिज्म बोल सकते हैं आप, पैटी इगोइज्म का मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वर्ड है वो आपका पहले भी पढ़ा एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस आपको पता है कि बिटर को थोड़ा कड़वा को बोला जाता है, बिटर एंड एंग्री इन टोन, तल्ख या कड़वा, बिटर या हॉस्टाइल आप बोल सकते हैं। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट वोकैब। आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।